नमस्कार, एबीपी न्यूज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो इंडिया चाहता है। हम हर रोज आपका तारुफ करवा रहे हैं, इंटरव्यू करवाते हैं कुछ उन शख्सियतों के साथ जो इन चुनावों में खासी अहमियत रखती हैं। आज हमारा फोकस मेनली पंजाब की तरफ है। पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर ओपिनियन पोल में जो निकलकर सामने आई है वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा संयोजक अरविंद केजरीवाल बीते 3-4 दिनों से लगातार डेरा जमाए हुए हैं पंजाब में और जमकर मेहनत कर रहे हैं। इस वक्त अरविंद केजरीवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अरविंद जी। मेरा पहला सवाल आपसे, सब दर्शकों को मेरा नमस्कार। थैंक यू। मेरा पहला सवाल अरविंद जी आपसे कि क्यों आम आदमी पार्टी की पॉपुलैरिटी आपको पंजाब में दिखाई दे रही है? और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ओपिनियन पोल्स में आपकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सुमित जी, पिछले 7 साल में दिल्ली में हमने जो काम किया है उसकी आहट, उसकी गूंज पंजाब के कोने कोने में हो रही है। मैं पंजाब में जहां भी जाता हूं, कहीं भी चले जाओ आप, 3 बातें तो लगभग पंजाब का गरीब से गरीब, रिमोट से रिमोट आदमी भी बोलता है। कहता है, अरविंद जी आपने दिल्ली में स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, पंजाब में भी कर देना। आपने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक अस्पताल बहुत अच्छे किए, पंजाब में भी कर देना। आपने दिल्ली में बिजली 24 घंटे कर दी, बिजली मुफ्त कर दी, पंजाब में भी बोल देना। और पंजाब में और दिल्ली में लोगों का आना जाना काफ़ी रहता है, लोगों की रिश्तेदारियाँ हैं, दोस्तियाँ हैं, तो उस वजह से दिल्ली के काम जो चारों तरफ फैले हैं पंजाब में, उसकी बहुत पॉजिटिविटी है। राइट। और शायद एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, बाकी जो आपके विरोधी पक्ष है, हालांकि हमेशा यहाँ पर आमने सामने का मुकाबला रहा, बीती बार को छोड़ दें, कांग्रेस बनाम अकालियों का, क्या आपको लगता है कि पंजाब के वोटर में इनके लिए फटीक फैक्टर आ गया है? इसको आप कैसे देखते हैं? अकाली और कांग्रेस की बजाय, पुरानी परंपरागत पार्टियों की बजाय वो आम आदमी पार्टी को प्रेफर कर रहे हैं। केवल फटीग नहीं है सुमित जी, नफरत सी हो गई है लोगों को पुराने नेताओं से, पुरानी पार्टियों से, पूरी राजनीति से। अब देखिए, 3 लाख करोड़ का कर्जा है पंजाब के ऊपर। अगर एक बार सोचिए, कर्जा चढ़ा कैसे, ये पैसा गया कहाँ? 3 लाख करोड़ रुपया तो कोई कम नहीं होता। और अगर पिछले 30-35 साल उठा के देखें, पंजाब में एक भी नया स्कूल नहीं बना, एक भी नया अस्पताल नहीं बना, एक भी नई सड़क नहीं बनी, कोई डिस्पेंसरी नहीं बनी, कोई कॉलेज नहीं बना, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी। जब कोई काम ही नहीं हुआ तो ये 3 लाख करोड़ रुपया गया कहाँ? तो ये तो इनकी जेब में गया, इनके स्विस बैंकों में गया। एक एक नेता ने इतनी इतनी प्रॉपर्टी बना रखी है कि उस नेता को भी नहीं पता कि मेरी कितनी प्रॉपर्टी और कहाँ कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो जनता इससे नफरत करने लगी है, जनता का पैसा बुरी तरह से लुट रहा है। जनता इसीलिए आम आदमी पार्टी की तरफ देखती है, क्योंकि दिल्ली में उन्होंने देखा कि ये लोग बहुत ईमानदार लोग हैं और दिल्ली में उन्होंने जनता के लिए काम किया है। तो जनता इस बार एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखना चाहती है। लेकिन अरविंद जी, कुछ रियलिटी चेक भी मैंने किए हैं। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था, आपने पिछले चुनावों में, विधानसभा चुनावों में बहुत शानदार प्रदर्शन किया, करीब 24-25% आपको वोट मिला। लेकिन वो लोकसभा चुनाव तक आते आते पंजाब में आम आदमी पार्टी का परसेंटेज काफ़ी कम हो गया। ये क्यों हुआ था और इसको कैसे अब ठीक करने वाले हैं? मैं सहमत हूं आपसे सुमित जी। अगर हम हिस्टोरिकली देखें, हमने 2014 का पहले लोकसभा चुनाव लड़ा पंजाब में, फिर उसके बाद 2017 लड़ा, फिर 2000। हर चुनाव एक तो अलग होता है जी, हर चुनाव का नैरेटिव अलग होता है। अगर हम दिल्ली में ही देखें तो दिल्ली में लोकसभा चुनाव में हम तीसरे नंबर पे थे, लेकिन उसके बाद हमारी 62 सीट आ गई, अगले 1 साल के अंदर ही चुनाव हुआ। तो पिछले लोकसभा चुनाव में पंजाब में हमारा क्या प्रदर्शन रहा, इसका इस वक्त होने वाले विधानसभा चुनाव से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आपने पिछली बार से कुछ गलतियों से सीखा है? उदाहरण के लिए, पिछली बार कोई चेहरा नहीं दिया था, इस बार आपने बाकायदा चेहरा दिया, और क्या क्या चीजें सीखी आपने? खैर, हमने कई गलतियां की थी पिछली बार सुमित जी, ये तो मैं सहमत हूं, और नई पार्टी है, सीख रहे हैं हम लोग भी। लेकिन इस बार हर चीज कदम फूक फूक के रख रहे हैं हम लोग।
और बड़े पार्टी भी 7-8 साल हो गए हैं, तो अब हमारे पार्टी में सिस्टम्स भी बन गए हैं, चुनाव लड़ने के ऑर्गेनाइजेशन भी बन गया है। तो इस बार हम ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ और ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या इसीलिए भगवंत मान जी का चेहरा दिया गया, उसी सीख को समझते हुए, एक सिख चेहरा, पंजाब का चेहरा? नहीं, इस बार पार्टी ने ये तो तय किया था कि हम चेहरा उतारेंगे, लेकिन हमने इसका निर्णय जनता पे छोड़ दिया। हमने पोलिंग कराई, 1 हफ्ते तक पोलिंग चली। उस पोलिंग में हमने चॉइस भी नहीं दी थी कि भाई आप इसमें से चुनो, उसमें से चुनो। तो जनता किसी को भी चुन सकती थी, जनता सुमित अवस्थी को भी चुन सकती थी, लेकिन जनता ने 93% रिस्पोंडेंट्स ने भगवंत मान जी का नाम सजेस्ट किया। हमने जनता के हिसाब से उनको चेहरा बनाया। कितनी जनता ने अरविंद केजरीवाल को भी वोट किया, वो आपने बताया नहीं। वो सीक्रेट है। आपने सिद्धू का नाम ले लिया, आपने मान साहब का बता दिया, लेकिन आपने अपना नहीं बताया। मैं रेस में ही नहीं था, मैंने पहले ही कह दिया था भाई जो जो मुझे वोट करेगा वो वोट इनवैलिड हो जाएगा। फिर आपने मेरा नाम ले लिया, मुझे क्यों फंसा दिया आपने? मैं तो चुनाव में भी नहीं हूँ कहीं कभी, और मैं पंजाब से मतलब तो एक आते ही उदाहरण, एक हाँ, मैं तो एक उदाहरण देने के लिए, मतलब एक तरह जी। से वो अपना पॉइंट रखने के लिए मैंने उस बात को इस्तेमाल किया। जी। अरविंद जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आपने नाम अनाउंस किया भगवंत मान का, और सब जानते हैं कि अकालियों की सरकार बनेगी तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा? प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, यानी बादल परिवार से कोई होने वाला है। आप लोगों की दबाव में कांग्रेस को भी ऐसा करना पड़ा, उन्होंने भी पोल कराया, उन्होंने भी फिर चन्नी साहब के नाम पर इंडोर्स कर दिया ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो। मेरा सवाल आपसे ये है, अब सामने 2 जट सिख हैं और उनके सामने एक दलित सिख है, क्या लगता नहीं कि चन्नी साहब का पलड़ा मजबूत है? नहीं, ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा। ये एक प्रोपेगेंडा कांग्रेस फैला रही है कि चन्नी साहब एससी भाईचारे से आते हैं तो सारे एससी पंजाब के उनको वोट दे रहे हैं। मैं उसके बाद कई दलित बस्तियों में गया, मैंने कई दलित साथियों से, एससी भाईचारे के लोगों से बात की, तो मैंने उनसे पूछा किसको वोट दोगे, तो बोले जी झाड़ू को। मैंने कहा क्यों, दलित, वो तो चन्नी साहब तो एससी भाईचारे से आते हैं, उनको क्यों नहीं दोगे? तो बोले जी हमारे भाईचारे से तो आते हैं, लेकिन उन्होंने 111 दिन में हमारे लिए किया क्या? 111 दिन में तो वो अपने रिश्तेदारों को पैसे कमवा रहे थे, अपने रिश्तेदारों को तो बहुत कुछ किया, हनी के लिए, इसके लिए, उसके लिए, हमारे लिए तो कुछ नहीं किया। एससी भाईचारे के लिए उन्होंने 111 दिन में एक ही ऐलान किया कि मैं 5-5 मरले के प्लॉट दूंगा, लेकिन वो ऐलान किया, पूरे पंजाब में एक भी आदमी को नहीं मिला प्लॉट। तो लोग उनसे अच्छे खासे नाराज हैं। लेकिन फिर भी चूंकि आपने ये प्रश्न पूछा है, तो मैं आपके चैनल के जरिए पंजाब के सभी एससी भाईचारे के लोगों से अपील करना चाहूंगा, जो जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, कि बाबा साहब अंबेडकर का सपना था इस देश के अंदर दलित को, गरीब से गरीब परिवारों के बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन 75 साल में इन पार्टियों ने और इन सरकारों ने हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी। पहली बार एक पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी, जिसने दिल्ली के अंदर दलित और गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी शुरू की है। बाबा साहब अंबेडकर का सपना पूरा कर रहे हैं। तो जिस दिन वोट डालने जाओ उस दिन आंख बंद कर लेना, अपनी आंख के सामने बाबा साहब अंबेडकर का चेहरा लेके आना, और यह सोचना कि अगर आज बाबा साहब अंबेडकर जिंदा होते तो वो किसको वोट देते? केजरीवाल को वोट देते जो कि दलितों के और गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा है, या चन्नी साहब को वोट देते? आपको अपना जवाब मिल जाएगा। लेकिन आज क्योंकि देश जो है वो संत रैदास साहब की जयंती भी मना रहा है, तरह तरह के आयोजन हो रहे हैं, हम दलित वोट बैंक की बात भी कर रहे हैं। अरविंद जी, प्राइम मिनिस्टर हों, राहुल गांधी हों, सब ने आश्रमों में गए हैं, सेवा की है, दलितों की तरफ हमदर्दी दिखाई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पंजाब के जिस इलाके में आपकी पार्टी मजबूत है, मालवा में, वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में इस कम्युनिटी के लोग हैं। क्या आपको लगता है कि वो आपको चुनेंगे या वो पुरानी परंपरागत पार्टियों की तरफ ही जाएंगे? वो हमें ही चुनेंगे, क्यों नहीं चुनेंगे?
अकेली हमारी पार्टी है जो उनके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाएगी। इन पार्टियों ने तो 70 साल में राज किया। इन पार्टियों ने 1966 में पंजाब अलग सूबा बना था, तब से लेके आज तक 27 साल कांग्रेस का राज रहा है, 19 साल बादलों का राज रहा है। इतने टाइम में भी उन्होंने गरीबों के बच्चों के लिए अच्छे सरकारी स्कूल नहीं बनाए। हमने दिल्ली में बनाए हैं, हम ही उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। उन्होंने अच्छे अस्पताल नहीं बनाए। आज पंजाब के सरकारी अस्पतालों का डिस्पेंसरी के अंदर कुत्ते घूम रहे हैं। हमने दिल्ली के अंदर अच्छे अस्पताल बनाए हैं गरीबों के लिए। हम ही उनके पूरे परिवार को अच्छा और मुफ्त इलाज देंगे। हम ही उनके घर की महिलाओं को 1000-1000 रुपए महीना उनके अकाउंट में जमा कराएंगे। हमारी पार्टी है जो उनको फ्री बिजली देगी, 24 घंटे बिजली देगी। बाकी पार्टियों के पास तो पंजाब के लिए कोई एजेंडा ही नहीं है। तो मैं तो सोचता हूं कि हमारे अलावा कोई दूसरों को क्यों वोट देगा। और हमारे ऊपर लोगों की विश्वसनीयता है कि केजरीवाल झूठ नहीं बोलता, केजरीवाल झूठे वादे नहीं करता। हम दिल्ली में करके आए हैं, जो दिल्ली में काम करके आए हैं वही पंजाब में करेंगे। आप जो बात कह रहे हैं ना, आपकी बात से आपके विरोधी मुखालफत करते रहे हैं। सिद्धू आपको झूठा बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने आज अपनी रैली में कहा कि आप और कांग्रेस मिले हुए हैं, नूरा कुश्ती कर रहे हैं आपस में यहां आकर। इसको कैसे काउंटर करेंगे आप? ये आमने सामने होने का दिखावा कर रहे हैं। ये जेरोक्स कॉपी है कांग्रेस की, चाल चलन सब वही है। ये सारी पार्टियां सुमित जी देखेंगे, पिछले कुछ दिन के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग घटना घट रही है पंजाब में। सुखबीर बादल जी, केवल ये सारे नेता एक साथ हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं। ये सारी पार्टियां, सारे नेता ये केवल और केवल मेरे को गाली दे रहे हैं। आपस में एक दूसरे को गाली नहीं दे रहे, केवल मेरे को गाली देते हैं, भगवंत मान को गाली देते हैं, आम आदमी पार्टी को गाली देते हैं। सुखबीर बादल जी चन्नी का नाम नहीं लेते अपने मुंह से, केवल मेरे को गाली देते हैं। चन्नी साहब सुखबीर बादल का नाम नहीं लेते, केवल मेरे को गाली देते हैं। प्रियंका गांधी आती है, राहुल गांधी आते हैं, अमित शाह जी आते हैं, प्रधानमंत्री जी आते हैं, सारे केवल मेरे को और भगवंत मान को गाली दे रहे हैं। हमने क्या बिगाड़ दिया भाई? हम तो यही कह रहे हैं भाई, पंजाब में स्कूल बनाएंगे, पंजाब में अस्पताल बनाएंगे, बच्चों को नौकरी देंगे, हम बिजली अच्छी करेंगे, यही तो कह रहे हैं हम। ये लोग नहीं चाहते कि पंजाब का भला हो, ये लोग नहीं चाहते कि पंजाब अच्छा हो। ये सारे पंजाब को लूट रहे थे। इनको कोई दिक्कत नहीं है, इनमें से कोई भी एक जीत जाए तो ये लूट जारी रहेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए। इनको पता है आम आदमी पार्टी आ गई तो परमानेंटली इनकी लूट बंद हो जाएगी। नहीं तो आपको डर लगता है जब आपको वो गालियां देते हैं, कोसते हैं, आलोचना करते हैं, आप घबरा रहे हैं क्या? मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग देख रहे हैं, एक तरफ अगर ये बेईमानी करने के लिए सारी पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं, तो दूसरी तरफ पंजाब के 3 करोड़ लोग इस बार इन सारी पार्टियों को हरा के एक ईमानदार पार्टी लाने का मन बना चुके हैं। हमें ये पूरा सिस्टम खत्म करना है। दिल्ली के लोगों ने करके दिखाया है। ये भ्रष्ट सिस्टम है, कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल, इनका सिस्टम करप्ट सिस्टम है। इस पूरे सिस्टम को उखाड़ के फेंकना है। दिल्ली के लोगों ने इन सारी पार्टियों को खत्म कर दिया, केवल आम आदमी पार्टी आज दिल्ली में बची है। अरविंद जी, पंजाब में भी इस पूरे सिस्टम को उखाड़ फेंकेगी जनता। आप इस पूरे कैंपेन में बीते एक हफ्ते से बहुत ज्यादा भाषा की मर्यादाएं लांघी गई हैं हर तरफ से। राहुल गांधी जी ने आपके बारे में कुछ कहा है, मैं चाहता हूं कि पहले दर्शकों को वो सुनवा देते हैं, फिर आपका रिएक्शन उस पर बहुत जरूरी है। और ये कल ही की राहुल गांधी की रैली है। राहुल गांधी का बयान जो था कल रैली के बारे में, वो प्ले किया जाए। ये बॉर्डर स्टेट है, यहां पे सबसे जरूरी चीज शांति, भाईचारा है, और कांग्रेस पार्टी इसको समझती अच्छी तरह। हमारे जो नेता हैं वो आतंकवादी के घर में आपको कभी नहीं मिलेंगे, हो ही नहीं सकता। झाड़ू के नेता जरूर आपको आतंकवादी के घर में मिल सकते हैं, मगर कांग्रेस का नेता आपको कभी नहीं मिल सकता। सुना आपने, आतंकवादियों के साथ संबंधों की ओर इशारा कर रहे हैं आपकी पार्टी के साथ राहुल गांधी। वो मेरे को ही आतंकवादी बोल रहे हैं। अब ये राहुल गांधी मेरे को आतंकवादी बोलते हैं, चन्नी साहब मेरे को काला बोलते हैं, मेरे को कहते हैं मेरे कपड़े खराब है। पंजाबियों का लोगों का तुसी आके इत्थे खड़न ना पाओ, ये बाहर से आके काले अंग्रेज राज करना चाहते, इस करके सिद्धू साहब मेरे को बंदर बोलते हैं, या चन्नी साहब ने बोला था कि सिद्धू साहब ने बोला था केजरीवाल बंदर है। ये क्या है? ये ऐसे देश का फायदा होगा?
मतलब 5 साल सरकार चलाने के बाद अगर राहुल गांधी को और चन्नी साहब को ये गाली गलौज करनी पड़े तो वो कबूल कर रहे हैं कि 5 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया। अरे आप अपने काम गिनाओ। दिल्ली के अंदर 5 साल के बाद जब मैं जनता में गया था, मैंने उनको कहा था मैंने आपकी बिजली ठीक करी, पानी ठीक करा, स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, मैंने तो गालियां नहीं दी थी। इन लोगों के पास काम गिनाने को एक काम नहीं है, एक काम नहीं बता रहे 5 साल में क्या किया, केवल गाली दे रहे हैं मेरे को। दे लो गाली, मैं गाली का जवाब गाली से नहीं दूंगा। नहीं, पर अरविंद जी, ये कहा गया पिछले चुनावों में भी कि आपकी पार्टी की फंडिंग कनाडा से होती है, खालिस्तानी लोग आपकी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, शायद उसी ओर इशारा कर रहे थे क्या राहुल गांधी? इसको क्लियर करना जरूरी है इस चुनाव के मौसम में। मेरे को जेल भेज दो, न तो 5 साल तो इनकी सरकार थी, ये मेरे खिलाफ एफआईआर करते, मेरे को जेल भेजते। इन्होंने, अगर मैं आतंकवादी हूं तो मेरे को जेल क्यों नहीं भेजा इन्होंने? अब नौटंकी करने क्यों आ रहे हैं? अब भाई आप शोर क्यों कर रहे हो? केजरीवाल आतंकवादी है, अगर केजरीवाल भ्रष्ट है अगर, तो मेरे को जेल भेज दो, जांच तो कराओ, जेल तो भेजो। इन्होंने जो बेअदबी करने वाले लोग थे, कांग्रेस ने गुटका साहब जी की कसम खाई थी कि हम बेअदबी करने वाले मास्टरमाइंड को जेल भेजेंगे। 5 साल में इन्होंने नहीं भेजा। क्या सेटिंग है इनकी उन लोगों के साथ? मॉड बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 5 साल हो गए, उसको जांच नहीं हुई अभी तक। क्या सेटिंग है इन लोगों की उनके साथ? अरविंद जी, ये जानना बहुत जरूरी है, आपने बेअदबी का मामला उठाया। आम आदमी अगर आपकी सरकार बनी तो इस बेअदबी के मामले को रोकने के लिए क्या करेंगे आप? क्या प्लान है आपके पास? सुमित जी, अगर बरगाड़ी कांड के मास्टरमाइंड को सख्त से सख्त सजा दे दी जाती, आज श्री हरमिंदर साहब जी के अंदर कोई हिम्मत नहीं करता घुस के बेअदबी करने की कोशिश करने की। हम उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे, ऐसी सजा दिलवाएंगे, ये बॉम्ब ब्लास्ट करने वालों को, टिफिन बॉम्ब करने वालों को, लुधियाना ब्लास्ट करने वालों को, बेअदबी करने वालों को, कि भविष्य में कोई याद रखेगा कि दोबारा कोई हिम्मत नहीं करेगा। अरविंद जी, पंजाब बॉर्डरिंग स्टेट है, जो राहुल गांधी इशारा कर रहे थे, सेंसिटिव स्टेट है, कई सारी आतंकी घटनाएं होती रहती हैं, ड्रग्स कार्टेल चलते हैं। इसको कर्टेल करने के लिए जब तक केंद्र सरकार के साथ आपका सामंजस्य नहीं होगा, आपकी सरकार बनने की स्थिति में, तो कैसे पंजाब के लोग अपने आप को सिक्योर फील कर पाएंगे? सुमित जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। आप देख रहे हैं पिछले 10-15 दिन से क्या चल रहा है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर पूरी राजनीति हो रही है, खुल के राजनीति हो रही है, दोनों तरफ से। बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा राष्ट्र की सुरक्षा के बराबर है, इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में हमारी सरकार 7 साल से चल रही है, केंद्र सरकार हमें तरह तरह से परेशान करता है, केंद्र सरकार तरह तरह से प्रोवोक करता है, लेकिन जब जब हमारे 100 मतभेद है केंद्र सरकार से, लेकिन जब जब जनता की बात आती है, राष्ट्र की बात आती है, हमने केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम किया। आप कोरोना के टाइम का देख लो, कोरोना के टाइम पे हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं कहता था कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनसे सहयोग मिल रहा है। हमने 10 बार केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। केंद्र सरकार के साथ मिलकर हमने दिल्ली में कोरोना का मैनेजमेंट ठीक किया। पंजाब के लिए मैं आपके जरिए आश्वासन देना चाहता हूं पंजाब के लोगों को, पंजाब के 3 करोड़ लोगों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। इसके लिए अगर हमें थोड़ा सा केंद्र सरकार के सामने झुकना भी पड़ा, हमारा कोई अहंकार नहीं है, हमें झुकने में कोई नहीं है, लेकिन राष्ट्र सुरक्षा को लेके, इंटरनल सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा को लेके, पंजाब के लोगों की सुरक्षा को लेके हम केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। नंबर 1। नंबर 2, बॉर्डर से उस पार से नशा आता है, उस पार से टिफिन बॉम्ब आते हैं, उस पार से आतंकवादी आते हैं। सुमित जी, आपको याद होगा जब बॉम्बे ब्लास्ट हुए थे, जांच में पता चला कि आरडीएक्स बॉम्बे में कैसे घुसा, क्योंकि कस्टम के कुछ अधिकारी बिक गए थे। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार कोई ना कोई मिल जाता है इधर से उधर से, और तब ये सारा सामान अंदर घुसता है। इसलिए बॉर्डर स्टेट में कट्टर ईमानदार सरकार होना जरूरी है। अगर बेईमान सरकार होगी, वो उन लोगों के साथ मिलकर नशा अंदर लाएगी, बॉम्ब अंदर लाएगी। आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है जो कि कट्टर ईमानदार सरकार दे सकती है। इसलिए बॉर्डर सरकार, बॉर्डर प्रदेश चलाने के लिए हम सबसे ज्यादा सक्षम हैं। लेकिन अरविंद जी, आपकी जो आलोचक हैं, आपके जो राजनीतिक विरोधी हैं,
उनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी के पास पुलिसिंग का कोई अनुभव नहीं है। ये लोग दिल्ली में तो हैं, लेकिन दिल्ली तो म्यूनिसिपैलिटी की तरह है, पुलिस तो इनके कंट्रोल में है नहीं। हम कैसे भरोसा कर लें कि पंजाब जैसे सेंसिटिव स्टेट में, जहां पर बीएसएफ भी है, जहां पर आर्मी भी है, जहां पर एयरफोर्स भी है और अब जहां पर पुलिसिंग भी होगी, अरविंद केजरीवाल और उनका मुख्यमंत्री इसको संभाल पाएगा? जैसे दिल्ली में हमारी सरकार बनी, हमें तो शिक्षा का कोई अनुभव नहीं था, हमें तो हेल्थ का, हमें तो नहीं पता था अस्पताल कैसे चलते हैं, बिजली कंपनियां कैसे चलती हैं, लेकिन हमारी नीयत साफ थी, अच्छी नीयत है हमारी, बस यही चाहिए। हम उनके साथ बैठे जिनको स्कूल चलाने आते थे, उन्होंने हमें सिखा दिया। हम उनके साथ बैठे जिनको अस्पताल चलाने आते थे, उन्होंने सिखा दिया। अब यहां पे पुलिसिंग की पावर है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक मुख्यमंत्री है जो भ्रष्ट है, वो अपने पुलिस अफसरों की मीटिंग बुलाएगा। मीटिंग में क्या बोलेगा? हाँ भाई, कौन कितने पैसे इकट्ठे करके लाया। वो एसपी को ट्रांसफर करने के पैसे लेगा, 50 लाख 1 करोड़। वो थानेदार को ट्रांसफर करने के पैसे लेगा। तो थानेदार क्या करेगा, एसपी क्या करेगा ऐसी भ्रष्ट सरकार में? वो नीचे नशा बेचेगा, आतंकवादियों से मिल जाएगा, पैसे इकट्ठे करके देने हैं उसने मुख्यमंत्री को। और एक ईमानदार मुख्यमंत्री है, वो अपने पुलिस अफसरों की मीटिंग बुलाएगा और बोलेगा, खबरदार अगर नशा बिका तुम्हारे इलाके में, खाल नोच लूंगा मैं। खबरदार अगर कोई बॉम्ब वॉम्ब आया बॉर्डर से, मैं खाल नोच लूंगा तुम्हारी। आप बताइए कि किसके राज में ज्यादा अच्छी पुलिसिंग हो सकती है? तो आपका ये दावा कि आप पुलिसिंग को बेहतर कर लेंगे, ये भी कह रहे हैं कि आपको, आपके विरोधी ये भी कह रहे हैं अरविंद जी कि आपको हेलीकॉप्टर मिल जाएगा सरकारी, आपको सरकारी प्लेन मिल जाएगा, जो दिल्ली में सुविधा नहीं है। इसीलिए आम आदमी पार्टी की इतनी दिलचस्पी पंजाब में है। मोटा पैसा, बॉर्डरिंग स्टेट, सुरक्षा के नाम पर ये सब चीजें जो अरविंद केजरीवाल अभी सुविधा नहीं भोग पाते हैं, वो सब भोगना चाहते हैं। मतलब हेलीकॉप्टर लेने के लिए पंजाब के चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब वो कुछ बिल्कुल। भी बोलते हैं ये लोग, कुछ भी। छोड़ दीजिए इनकी बातों को। अब ये बताइए मुझे, आपने अपने प्रोमिसेस में कहा है कि 1 महीने में नशे का कारोबार खत्म कर देंगे, क्योंकि हम ड्रग्स पर बात कर रहे हैं। ये कैसे संभव है, जो काम सालों साल में नहीं हो पाया? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। अच्छा, एक मिनट। जी। हमने ये नहीं कहा कि 1 महीने में कर देंगे। वो गुटका साहब जी की कसम खा के कैप्टन ने बोला था कि 1 महीने में नशा खत्म कर दूंगा। हमने ये कहा है कि 1 महीने में उसके ऊपर नशे पे वार करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मैं समझता हूं कि 6 महीने के अंदर आपको उसके अच्छे खासे रिजल्ट्स मिलने चालू हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है 3 से 6 महीने तो लगेंगे, इसके पहले कि आप पूरा जो सप्लाई नेटवर्क है उसे तोड़ना पड़ेगा। ढेरों रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाने पड़ेंगे चारों तरफ, क्योंकि जब सप्लाई नेटवर्क टूटेगा तो उसके बाद बच्चे तड़पेंगे जो नशा करते हैं, उनके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर भी बनाने होंगे। तो मुझे लगता है 3 से 6 महीने के अंदर आपको एक परसेप्टिबल चेंज नजर आएगा। लेकिन एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, आप ड्रग के कार्टेल को ख़त्म करना चाहते हैं। यह आरोप है कि विक्रम मजीठिया सबसे बड़े इस मामले के चेहरे हैं राजनीतिक तौर पर आप लोगों ने उनसे माफ़ी मांगी हुई है उन पर आरोप लगाने के बाद। ऐसे कैसे लड़ पाएंगे जब आप अगर 4 कदम पीछे खींच लेंगे? तो मैंने चन्नी साहब को उनको गिरफ्तार करने से तो नहीं रोका था। मेरी माफ़ी को बहाना बना के उन्होंने उसको गिरफ्तार नहीं किया। बताइए, वो तो उनसे मिले हुए हैं। तो ये सब नहीं चलेगा। ये हम किसी से मिले नहीं हुए, हमारी किसी से सेटिंग नहीं है, जो है आमने सामने है। ये मेरी माफ़ी को बहाना बना के कहते हैं केजरीवाल ने माफ़ी मांगी थी इसलिए हमने गिरफ्तार नहीं किया। ये क्या बात है? इनके किसने हाथ रोके हैं? मैंने कोई इनके हाथ रोके हैं? तो अगर आप आए तो मजीठिया पे वार होगा, ड्रग कार्टेल पे वार होगा, अगर कितना बड़ा चेहरा क्यों ना हो। नशे पे वार होगा, और नशे में जो भी इन्वॉल्व है ऊपर से नीचे तक, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता हो और चाहे कोई कितना छोटा सप्लायर हो, सबके ऊपर वार होगा। लेकिन जो बच्चे हैं जो कि आज विक्टिम्स हैं, मतलब एक बच्चा है जो उसका वो बन गया है, नशा करने लगा है और वो उसका विक्टिम बन गया है, उनको आज पकड़ के जेल में डाल देते हैं। वो सारी झूठी एफआईआर खत्म करेंगे, वो सारे झूठे पर्चे खत्म करेंगे। जो बड़े सप्लायर्स हैं, जो बड़ा नेटवर्क है, जो बड़े नेता हैं, उनको पकड़ के पूरा नेटवर्क खत्म किया जाएगा। लेकिन अरविंद जी, सॉरी बीच में टोक रहा हूं,
प्राइम मिनिस्टर ने तो संसद में आपके सीएम कैंडिडेट यानी मान साहब के बारे में कहा, आपको बयान याद होगा कि वो नशा करते हैं। देखिए ऐसा है कि जब हमने इसको भगवंत मान को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया तो इन सारी पार्टियों ने बड़ी बड़ी टीम बनाई। चन्नी साहब ने 50 आदमी हायर किए, स्पेशली बादल साहब ने 50 आदमी हायर किए, प्रधानमंत्री जी ने 50 आदमी लगाए, बोले भगवंत मान के खिलाफ कुछ निकालो, इस 48 साल की उम्र का लड़का, ये कुछ तो मिलेगा, 7 साल से एमपी है, इसने कहीं तो भ्रष्टाचार किया होगा। 150 आदमी इतने 3 बड़े बड़े नेताओं ने लगाए, तब जाके उनको 3 वीडियो मिले भगवंत मान के खिलाफ। कोई 10 साल पुराना 15 साल पुराना वीडियो था जिसमें वो थोड़ा सा पी के झूम रहा है कहीं पे। तो इसका मतलब भगवंत मान कट्टर ईमानदार आदमी है, इनको उसके खिलाफ कुछ नहीं मिला। भगवंत मान सर्टिफिकेट लेके आया है चन्नी साहब से, बादल साहब से, प्रधानमंत्री जी से कि पंजाब का सबसे कट्टर ईमानदार आदमी भगवंत मान है। तो आपको पीने वाले भगवंत मान के साथ आपत्ति नहीं है अगर वो शराब पीते हैं? भरोसा है करेंगे उनके काम का कार्यशैली पर? आप मेरे को बताइए आप मेरे पिछले बताइए, जैसे कल एक इंटरव्यू दे रहे थे, वो अफवाहें तो कोई भी फैला सकता है। इंटरव्यू में उसने पूछा चैनल वाले ने कि जी चन्नी साहब कहते हैं आफ्टर 6 PM नो सीएम भगवंत मान के लिए। तो भगवंत मान जी ने उनसे पूछा अभी इस टाइम कितना टाइम है? तो बोले रात के 9:30। तो बोले फिर तो 3-3.5 घंटे ऊपर हो गए। कुछ भी बोल देते हैं ये लोग। 12 बजे तक रात को भगवंत मान ने पार्लियामेंट में स्पीच दी है। तो बहुत पुराने वीडियो हैं, बहुत पुराना। भगवंत पूरी तरह से एक तो बदल चुके हैं, दूसरी बात इस किस्म के आपके पास बताइए पिछले 6-7 साल में ऐसा अगर कोई वाकया हुआ हो तो। केजरीवाल खुद बनना चाहता है, फिर अगले दिन कहते हैं केजरीवाल अपनी बीवी को बनाना चाहता है, फिर अगले दिन कहते हैं केजरीवाल राघव चड्ढा को बनाना चाहता है। कुछ भी एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि आजकल चन्नी साहब सो नहीं पा रहे हैं, कई दिन से सोए नहीं है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। रात को आंख बंद करते हैं तो उनके सपने में मैं भूत की तरह आता हूँ, फिर वो डर के एकदम खड़े हो जाते हैं। तो मेरी उनसे पूरी सहानुभूति है, भगवान से प्रार्थना है कि उनको अच्छा स्वास्थ्य दे, उनको स्वस्थ रखे। प्रियंका गांधी ने कहा कि आप आरएसएस से निकली हुई पार्टी हैं, आपका पूरा मूवमेंट को आरएसएस ने सपोर्ट किया जब आप दिल्ली में सरकार बनी उसके पहले। ये बात आपको लिंक किया जा रहा है, मतलब आपको बीजेपी के साथ लिंक किया जा रहा है, बीजेपी लिंक करती है आपको कांग्रेस के साथ। असल पिक्चर क्या है? देखिए, मैं इस दुनिया का सबसे गंदा आदमी हूँ इन लोगों के हिसाब से। प्रियंका गांधी को भी मैं पसंद नहीं हूँ, राहुल गांधी को भी मैं पसंद नहीं हूँ, अमित शाह को भी मैं पसंद नहीं हूँ, मोदी जी को भी पसंद नहीं हूँ। मैं जनता को पसंद हूँ, जनता मुझे प्यार करती है। ये कोसते रहे, मुझे गाली देते रहे, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। आपने अमित शाह जी का नाम लिया, उन्होंने कहा कि दिल्ली में शराब सस्ती कर दी है, दिल्ली में शराब में डुबो दिया। अब पंजाब जाके भी अरविंद यही करेंगे, आम आदमी पार्टी यही करेगी अगर वो जीत गई तो। कहने दीजिए उनको, कुछ भी बोल देते हैं, झूठ बोलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था, ये बहुत पंजाब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। SYL के इशू पर, सतलुज यमुना लिंक कैनाल के इशू पर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है, क्या रुख रहेगा इस पूरे मामले पर आपका? इन लोगों का क्या स्टैंड है? सर, पंजाब का मुख्यमंत्री तो अपने आप को पंजाब से जोड़ लेता है। पंजाब में कुछ और बोलती है। आप तो दिल्ली में भी हैं, SYL का पानी रुका तो दिल्ली पे भी असर पड़ता है सर। जी जी, एक मिनट। बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले पंजाब में कुछ और स्टैंड लेते हैं, हरियाणा में कुछ और स्टैंड लेते हैं, केंद्र में कुछ और स्टैंड लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कुछ और जाके बोलते हैं। कल मेरे को पता चला कि SYL का जो पूरा सर्वे था, जब ये 80s में, अर्ली 80s में SYL बनने की बात हुई, इसकी शुरुआत अकाली दल ने की थी। उसके बाद 1984 में या 1983 में जब इसकी शुरुआत हुई और जो नारियल फोड़ा गया, इसकी नींव रखी गई, वो इंदिरा गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की थी। इनसे जाके पूछे ना इनका क्या स्टैंड है, ये अब खिलाफत करते क्यों घूम रहे हैं। हमारा स्टैंड है, किसी भी हालत में पंजाब का जो भी हक है, पंजाब के हक को मरने नहीं देंगे। ये
हर बार चुनाव के पहले मुद्दा उठाते हैं, गंदी राजनीति करते हैं। दोनों ने मिलकर एसवाईएल बनाया है और अब दोनों इसकी खिलाफत कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं दोनों पार्टियां। आम आदमी पार्टी ये मुद्दा बैठ के या तो सॉल्व होगा और या कोर्ट के जरिए सॉल्व होगा। चुनाव के पहले स्टैंड लेने से सॉल्व नहीं होने वाला ये मुद्दा। हम समाधान में इंटरेस्टेड हैं, हम समाधान चाहते हैं। तो हम जिस भी फोरम पे होगा, पंजाब के जो भी हक हैं, हम किसी भी हालत में पंजाब के हक को मरने नहीं देंगे। और उसमें दिल्ली के हक का क्या होगा? पंजाब और दिल्ली का पानी तो यमुना जुड़ा हुआ है। किसका? दिल्ली वासियों का, क्योंकि सतलुज यमुना हाँ, तो लिंक दिल्ली कैनाल है। दिल्ली में तो असर दिल्ली नहीं पड़ जाएगा वासियों को ना पंजाब को बचाने के चक्कर में। तो दिल्ली का पानी दिल्ली के पानी को कौन रोक रहा है? इसमें कहां विरोधाभास है? अब ये सुखबीर बादल कहते हैं कि केजरीवाल ने केस कर दिया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में केस करके केजरीवाल ने कहा है कि पंजाब का सारा पानी दिल्ली में आना चाहिए। ऐसे कोई केस होता है? कोई सरकार ऐसे केस कर सकती है? मैं अब केस कर दूं कि गुजरात का सारा पानी दिल्ली आना चाहिए, राजस्थान का सारा पानी दिल्ली ऐसे केस होता है? इतनी बेतुकी बातें, और आप सब लोग इनकी बातों को मान लेते हैं। आप सब लोग इतने सीनियर पत्रकार इन लोगों की बातों को सीरियसली लेते हैं। सुमित जी, ये गाली गलौज की जो राजनीति है ना हमारे देश के अंदर, इसने ये कहा जी आपको इस पे क्या कहना है, उसने ये कहा जी आपको इस पे क्या कहना है, उसने ये कहा जी, जनता को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप खुद सोचिए, पिछले आधे घंटे से हम इंटरव्यू कर रहे हैं। आपने कहा जी अमित शाह ने ये कहा, मोदी ने ये कहा, चन्नी ने ये कहा। जनता को क्या लेना देना यार? जनता कह रही है मेरे बच्चों के लिए स्कूल बनवा दो, जनता कह रही है मेरे को रोटी नहीं मिल रही, रोटी दे दो, मेरे बच्चों को रोजगार दे दो, जनता कह रही है मेरे बच्चों के लिए अस्पताल बनवा दो, जनता कह रही है हमारा सड़क दे दो, हमारा पानी दे दो। उस पर अगर कोई चर्चा, मैंने खुले ऑफर किया है, मैं दिल्ली में मैंने स्कूल अच्छे करे हैं, मेरे को स्कूल अच्छे करने आते हैं। कोई सरकार आ जाए, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी वाले आ जाएं, शिवराज सिंह चौहान आ जाएं, योगी जी आ जाएं, कोई इनका मुख्यमंत्री आके मेरे से पूछ ले, अरविंद जी हमें बताओ स्कूल कैसे, मैं सिखा दूंगा इनको। कोई कांग्रेसी आ जाए, अशोक गहलोत आ जाए, छत्तीसगढ़ वाले आ जाए, मेरे को कहीं अरविंद जी हमें स्कूल अच्छे करने सिखाओ, मैं सिखा दूंगा। और मीडिया में भी ये बात होनी चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। मीडिया में इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। हम स्कूल कैसे अच्छे कर सकते हैं, हम अस्पताल कैसे अच्छे करते हैं, हम ये कैसे, ये तू मैं गाली गलोच, केजरीवाल आतंकवादी है, काला है, फलाना है, बंदर है। मैं समझ गया। मैं एक दो सवाल और पूछूंगा, फिर आपको जानना है, और वो राष्ट्रीय पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। यूपी में क्या स्थिति लग रही है आपको? आपकी पार्टी तो गठबंधन करने की फिराक में थी समाजवादी पार्टी के साथ, ऐसा लगा था, संजय जी मिले थे जाके। अभी आज की स्थिति में आपके पास क्या खबरें हैं यूपी से? हमारी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, देखते हैं क्या जनता क्या हमें समर्थन देती है। पहली बार, यूपी बहुत बड़ा राज्य है, बहुत सारी पार्टियां हैं, काफी मुश्किल चुनाव है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। आपको लग रहा है कि बीजेपी को वहां दोबारा सत्ता मिल रही है? जैसे कि ओपिनियन पोल पंजाब में आपको आगे दिखा रहे हैं, यूपी में बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं। देखो जी, जनता क्या आदेश देती है इसके बारे में तो कोई आखिर तक भी नहीं बता सकता। तो ओपिनियन पोल अपनी जगह है, लेकिन फाइनली क्या होता है ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। ममता बनर्जी राष्ट्रीय स्तर पर कोशिश कर रही हैं गैर भाजपाई मुख्यमंत्रियों को एक मंच पे लाने की। वो स्टालिन के साथ संपर्क में हैं, वो केसीआर साहब के साथ संपर्क में है, वो आप और उनकी तो अच्छी मित्रता है ही है, हम कई सारी तस्वीरें देख चुके हैं पास्ट में। आपको लगता है कि एक ऐसे फोरम की ज़रूरत है जिसको थर्ड फ्रंट का शक्ल दिया जा सके 24 के चुनावों के मद्देनजर, एंटी बीजेपी एंटी कांग्रेस? मेरे को एक्चुअली ये सब समझ नहीं आता, मेरे को ये सारी राजनीति समझ नहीं आती। मेरे सामने केवल देश है, देश कैसे आगे बढ़ सकता है, भ्रष्टाचार कैसे दूर हो सकता है, देश में अच्छे स्कूल कैसे बन सकते हैं, देश में अच्छे अस्पताल कैसे बन सकते हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बन सकता है, 21वीं सदी का भारत कैसे बन सकता है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये जोड़ तोड़ सारे इकट्ठे होने की ये सारी राजनीति मेरे को समझ नहीं आती। तो ये आप सुन रहे थे अरविंद केजरीवाल को, जो कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री है, लेकिन बीते 5-7 दिनों से लगातार पंजाब में कैंपेनिंग कर रहे हैं। पंजाब में कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की वो बात करते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी विपक्षी लगातार हमले कर रहे हैं कि उनकी पार्टी ने दिल्ली में ऐसा क्या किया जो पंजाब की जनता उन पर भरोसा करे। तो पंजाब का चुनाव भी दिन पर दिन दिलचस्प होता जा रहा है। बहुत बहुत
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।